ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च का मध्यकाल कैसा रहेगा। देखिए, वैसे तो ग्रह हमेशा परिवर्तन की तरफ जाते ही, हम आपको हमेशा समझाते हैं। मार्च का महीना कई परिवर्तनों को लेकर आ रहा है और ये परिवर्तन वर्षों बाद हो रहे हैं। जी हाँ, वर्षों बाद। ग्रहों की तिगड़ी लगी हुई है, चौकड़ी लगने वाली है और उसके बाद पंचायत भी होने वाली है ग्रहों की। जी हाँ, एक ही भाव में आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए, बुद्धि के अंदर ये बहुत अजीब स्थिति है। आपकी बुद्धि में यदि आप देखें पंचम भाव में, तो इस वक्त क्या है, 3 ग्रह एकत्र हैं। सूर्य वहाँ पहुँचने वाले हैं, पीछे पीछे शनि पहुँचने वाले हैं। और ग्रहों की स्थिति समझें, सारा खेल बुद्धि का होता है। बुद्धि में बैठे हुए शुक्र और बुध सूर्य के कारण से वहाँ पहुँचते ही अस्त कर देंगे। सूर्य को ग्रहण लगा देंगे राहु। पीछे शनि महाराज भी बड़ी जल्दी से पदार्पण करने वाले हैं इसी मार्च के अंदर। तो ये जो उठापटक ग्रहों की है, आपको बुद्धि का खेल समझना है। हल्की सी गलती और बनी बनाई काम खराब कर सकती है, ध्यान रखिएगा ये बात का। और आपकी इस वक्त इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का बड़ा खेल चल रहा है। लोग आपको साइडलाइन करने को तैयार हैं। दोस्ती के मामले में लोग आपको झटका देने को तैयार बैठे हैं। बच्चों की बात करें तो ध्यान रखना, बच्चों इस वक्त पढ़ाई का समय है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुक्र महाराज बुद्धि में उच्च के होकर बैठे हैं, बुध वहाँ पर अस्त होने जा रहे हैं, शुक्र भी अस्त होने जा रहे हैं। तो कहीं बनी बनाई जो खेल है, मेहनत है, वो एक सेकंड में कहीं ना कहीं दिमाग हटकर कष्ट ना हो जाए, ध्यान रखना। आपको उपाय करना चाहिए। राहु महाराज ने आकर वहाँ पर ग्रास लगा रखा है, तो जिन बच्चों की ये राशि है उनको अब आपको ध्यान रखना चाहिए। खुराफात बुद्धि में उदय हो सकती कहीं भी। शनि महाराज आपके पेट में चलकर, हड्डी वाले स्थान पर चलकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। अस्त है, ये अच्छी बात है। अस्त में होकर वो कहीं ना कहीं नौकरी पेशा वालों के लिए लाभ के योग बने हुए हैं। इस वक्त बड़े व्यक्ति आपका सपोर्ट कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्र इस प्रकार का योग बन रहे हैं। तरक्की लेनी है तो ले लो। प्रभाव बहुत अच्छा बना हुआ है आपका ओरा ऐसा बना हुआ है कि जो जिसके पास भी जाके कहोगे ना, सर ये काम करवाना है, वो कर देगा। व्यवसायिक वालों के लिए ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, सपोर्ट करने वाले बने हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते से कुछ लोग हैं जो परेशान करने का रास्ता बना रहे हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इन सब के साथ में समझ लीजिए क्या नक्षत्र है। कई बार क्या होता है, ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे चल रहे होते हैं लेकिन फिर भी लाभ नहीं हो रहा होता। कारण है ना उसका, हर चीज़ का कारण है। कहीं नज़र तो नहीं लगी हुई, कहीं किसी ने कुछ भावना, नेगेटिव एनर्जी आपके पीछे छोड़ तो नहीं रखी है। कई बार आप बहुत सुंदर लगते हैं, कई बार आप बिल्कुल चमक रहे होते हैं। और इस वक्त तो बृहस्पति ने आपका खेल ही भी बहुत सुंदर तरीका रखा है कि प्रभाव आपका पड़ना ही पड़ना है। लेकिन बनी बनाए काम में आपको लगता है अरे कहीं ना कहीं रह गई कमी, वो है नज़र का दोष। नज़र उतार लेनी चाहिए और ये दिन है नज़र उतारने के। होली जब जलती है तो कहा जाता है पूरे वर्ष की अलाए बलाएँ, जो आपकी नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं छुपी हुई आपके अंदर बैठी होती है, उनको समाप्त करने का दिन है। कौन सा खास उपाय हम आपको बताएंगे इसी कार्यक्रम में, समझ लीजिएगा। पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले आरंभ करते हैं 11 तारीख से। 11 तारीख मार्च, 11 मार्च मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि है। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भाग्य सरल है। धर्म में आपकी आस्था लगती दिखाई दे रही है। धर्मयुक्त रहिए, धर्म से ही लाभ प्राप्त होगा। धनात धर्म, धन को थोड़ा धर्म में लगाइए, थोड़ा लोगों की सेवा करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, ग्रह नक्षत्र खराब नहीं है, सरलता है आपके लिए। ग्रह नक्षत्र अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत जल्दी समय पलटने वाला है। इस दिन यदि ऋण परेशान कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं जीवन में ऋण परेशान करता है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से प्रभाव ही ऐसा चल रहा है, आप जहां हाथ डालेंगे लोग सपोर्ट करने को तैयार बैठे होंगे। तो ऐसे में ऋण मत चढ़वाइएगा। ऋण मुक्ति के लिए सुंदर योग बना हुआ है। प्रदोष है, भौम प्रदोष है। कहा जाता है ऋण मुक्ति स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान शंकर का गुरु युक्त जल से यदि स्नान अभिषेक करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। इसी सुंदर योग का लाभ लेते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में दिल्ली में अपने आश्रम पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, जो मंगलवार को होता ही है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। गृह शांति महायज्ञ भी रखा है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, जो शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में भंडारे के साथ, सवामनी भोग के साथ, सुंदर आरती के साथ, भजन के साथ रहेगा। हनुमान जी को चोला चढ़ेगा। आप भी सादर आमंत्रित हैं। अपने नाम से भी कराना चाहें तब भी आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। 12 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है इस दिन और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपके कर्म के अनुसार से लाभ देने के लिए सुंदर योग बना रहे हैं। कर्म से भागे, मेहनत से भागिएगा मत।
शनि के बिल्कुल सम्मुख आके चंद्रमा विराजमान हो गए हैं और ये आपके लिए लाभ का रास्ता खोल रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। मेहनत कर लीजिए, ज़्यादा मन को भटकाइए मत, मेहनत से ही लाभ प्राप्त होगा। जितना कदम चलोगे उतने उसका लाभ मिलना अवश्य है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से रवि योग है, नए कार्य आरंभ करना चाहें बहुत मजबूरी में कर सकते हैं। कई बार गाड़ी लाना होती है, नई गाड़ी, लेकिन होलाष्टक चल रहे हैं, ऐसे में लेनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव हो सकता है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। 13 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, होली का महापर्व, 2 दिन छोटी होली आरंभ हो रही है, बड़ी होली कल है, सुंदर खेल का पर्व है, आपके लिए बहुत शुभ हो। चतुर्दशी तिथि है, उसके बाद पूर्णिमा तिथि इस दिन पड़ेगी। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए अच्छा बना हुआ है, कई मामलों में लाभ की स्थिति बन रही है आपके लिए, और ऐसे में आपका वर्चस्व बढ़ सकता है, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। मन शांत रहता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लेकिन कष्टों को निवारण करने की रात है, महारात्रि है, होलिका महारात्रि, इस रात्रि को बोला जाता है होलिका महारात्रि। चमत्कार हुआ था इस दिन, जी हाँ, चमत्कार होता है इस दिन। भक्त प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था, और ऐसे में उनके ऊपर चमत्कार हुआ, जलते से बच गए, यानी जो जलाने की कोशिश कर रहे थे वो जल गए, जलने वाले जल गए, जो जलाने वाले थे वो जल गए, जो जिनको जलाना चाहते थे वो बच गए। ये चमत्कार का दिन है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, आपके भी कष्ट निवारण करने का अवसर है। एक टोटका बता रहे हैं आपके राशि के दृष्टिकोण से, थोड़ा गुड़ ले लीजिएगा, गुड़ मिल जाएगा आपको, अपने सिर पर से वार कर ओम नमः शिवाय का पाठ या रूरू भैरवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अपने सिर पर से वार कर उस होलिका की अग्नि में इसको भस्म कर दीजिएगा। केवल इतना सा प्रयोग 7 बार अपने सिर से वार कर, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ उपाय है। वृश्चिक राशि वालों, ये कर लोगे ना तो देख लीजिएगा पूरे साल। कई बार क्या होता है, बहुत सुंदर आप बन कर जाते हैं, बहुत सारा समय अच्छा लग रहा होता है, व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा होता है, खुद की भी नज़र लग जाती है। कई बार मन में आता है, अरे अरे आज तो भगवान की बड़ी कृपा चल रही है, आजकल 2-4 ऑर्डर सही मिल जाए, 5वां भी ऑर्डर आ जाए तो अरे वाह वाह वाह, और जैसी वाह वाह बोली, पता नहीं कहीं खुद की नज़र भी कई बार लग जाती है, तो बच के रहना चाहिए। और उसके बाद जब सोचते हैं कई बार, अरे भैया किसकी नज़र लग गई, तो ध्यान रखो, उसको उतारने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ये सुंदर योग है, इस दिन ये कर लीजिएगा, जो होली का अग्नि है उसमें डाल दीजिएगा। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं, भाई साहब हम तो होली जलाते ही नहीं, हमारे जलती नहीं, अमेरिका में रहते हैं, वहाँ रहते हैं, हमारे चैनल तो पूरा देखे जा रहे हैं, तो वो भी कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे, उसकी भी रास्ता है। घर के बाहर चले जाइए, एक कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए, माचिस की डिब्बी ले लीजिए, उसको जलाकर उसमें डाल दीजिएगा। लेकिन ये प्रयोग कीजिएगा भद्रा काल में नहीं, ये भद्रा काल में नहीं कीजिएगा। दिल्ली के अनुसार से भद्रा का जो समय है वो करीब 10:35 से सुबह आरंभ हो रहा है और रात्रि में 11:29 तक रहेगा। तो दिल्ली में होली जलेगी भद्रा काल के बाद। होली का बड़ा महत्व है, होली का बड़ा अद्भुत महत्व है, उसको समझ ले कैसे है। भारतीय संस्कृति में होली का महारात्रि एक बड़ी महत्वपूर्ण महारात्रि है। तंत्र के दृष्टिकोण से इसका स्थान सर्वोच्च कहा गया है। सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य इस रात्रि में किए जाते हैं और बड़े नेगेटिव प्रयोग भी कई लोग दुष्प्रवृत्ति जो होते हैं वो करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। तो ऐसे में आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए होलिका का अद्भुत प्रयोग शास्त्र में जो वर्णित है उसके अंदर हम आपको बताते हैं। होलिका का दिन इतना अद्भुत है कि जिसके द्वारा आप ये भी जान सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होने के योग हैं। होली की जब जलाई जाती है तो विशेष तौर पर उसका धूम्र उपस्थित होता है, अग्नि की लपटें उठती हैं। वो लपटें जिस दिशा में जाएं उसके अनुसार से उसका प्रभाव शास्त्र के दृष्टिकोण से बताया गया है। और जो राजा इत्यादि होते हैं, शासन तंत्र होता है, उसके अनुसार से आने वाले भविष्य की गणना भी उस दृष्टिकोण से कर सकता है कि उस क्षेत्र में कैसे योग बनने वाले हैं। होलिका का जलने से जो धुआं है जब उठता है, कहा जाता है कि वो सीधा ऊपर जाए, तो ये बहुत बढ़िया यश वृद्धि का योग बनाता है। उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, उस क्षेत्र के राजा के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे। अगर होलिका की अग्नि जलते वक्त दक्षिण की तरफ हवा बह रही है तो ये दिखाती है कि उस क्षेत्र में बीमारियां, जो लोग वहाँ उपस्थित हैं उनके जीवन में शारीरिक तौर पर कष्ट, दुर्घटनाओं का संकेत बनता दिखाई देता है। वहीं यदि पूर्व की तरफ हवा चल रही है और पूर्व की तरफ उसका धुआं, लपटें इत्यादि जा रही हैं तो ये दिखाती हैं कि विशेष तौर पर जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, शांति प्राप्ति के योग बन सकते हैं, अध्यात्म में विकास होने के योग बन सकते हैं, रोजगार इत्यादि में नए उन्नति के अवसर प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। वहीं जहाँ कहीं क्षेत्रों में यदि उत्तर की हवा बह रही है
और उत्तर की तरफ हवा लपटे जा रही हैं, तो ये भी शुभ सूचक है, कल्याणकारी है और आगे बढ़ने के सुंदर सूचना को उपस्थित करती है। उस क्षेत्र में आगे आने वाले समय में समृद्धि के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन वही कहीं अग्नि जो है पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे, धुआं पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे, तो दिखाता है कि आगे आने वाले क्षेत्र में बीमारियां, विशेष तौर पर खाद्य क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, खेती इत्यादि के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, तो वो आने वाले समय में खेती संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। विभिन्न कीटाणु जो है वो परेशान कर सकते हैं, चेपा इत्यादि विभिन्न बीमारी परेशान कर सकती है खेती करने वाले लोगों को। तो इस प्रकार से अनेक समस्याएं हमारे ऋषियों ने, माघ भट्टरी इत्यादि ने इन सब चीज़ों की सूक्ष्म दृष्टिकोण से व्यवस्था बनाकर समझकर उन सूत्रों को प्रतिपादित किया। होलिका महारात्रि हमारे यहाँ बहुत विशेष है। होलिका के अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शास्त्र में बताया जाता है कि आप किस प्रकार से, अभी हमने आपको बताएंगे कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको क्या कर लेना चाहिए, जिससे एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर कर दे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो वो उपाय भी आप करें तो बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इन समस्त चीज़ों को समझते हुए जीवन में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कथाएं तो बड़ी विचित्र हैं, वो कथाएं कितनी श्रद्धा के साथ हैं कि देखिए, जो आपने बचपन से सुनी होगी कि होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन थी और वो प्रहलाद को लेकर और उस अग्नि में बैठ गई थी। कारण क्या था? कारण ये था कि अहंकार जो है वो सत्य को पहचानने नहीं देता। व्यक्तियों के जीवन में जब अहंकार हो आता है तो वही व्यक्ति जो शुभ कार्य करके उससे शक्ति प्राप्त करिए, वही अहंकारी होकर राक्षस बन जाता है और उसकी प्रवृत्तियां जो हैं वो तामसिक हो जाती हैं और वही जीवन में कष्ट उत्पन्न के योग बना देती है। तो ऐसे में परमात्मा को परमात्मा नहीं समझता। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दो जो भाई थे, उन्होंने साधना करके ही तो भगवान के भक्त बनकर ही तो शक्ति प्राप्त करी थी। लेकिन जब शक्ति प्राप्त हो गई तो अहंकार ऐसा उत्पन्न हो गया उसमें संसार के अंदर रहते रहते कि नहीं, हम ही साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं। और उनके घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए, हिरण्यकश्यप के घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए और उन्हीं प्रहलाद ने भगवान की अनन्य श्रद्धा भक्ति प्राप्त कर कर भगवान के भक्त होने का सुंदर श्रेय प्राप्त किया। जिनको स्वयं भगवान नरसिंह की गोद में बैठने का अवसर मिला हो। ऐसे सोचें कि पापी के घर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति कैसे भगवान के उसको गोद में बिठा ले। तो सोचें, आप इस बात को समझे, हम समस्याएं जीवन में लेकर आते हैं लेकिन हम अपनी भक्ति को भूल जाते हैं। प्रहलाद ने वही भक्ति करी, भगवान पर विश्वास रखा और वही विश्वास का सुंदर क्या प्रभाव हुआ कि भगवान की साक्षात, सोचे, जिस पद को प्राप्त करने के लिए किसी और को तो नहीं मिला, अर्जुन तक को भगवान की गोद नहीं मिली, केवल भक्त प्रहलाद को ही वो सुंदर स्थान प्राप्त हुआ कि भगवान विष्णु की गोद में बैठने। किस कारण से? प्रताप से, भक्ति के प्रताप से। भक्ति के प्रताप से वो वहां उस गोद में अवस्थित हुआ। ये घटना कितनी सुंदर दिखाती है कि आप सोचें कि जब हिरण्यकश्यप ने जिस प्रकार से प्रहलाद को अनेक प्रकार से त्रास देने का प्रभाव उत्पन्न किया, अनेक प्रकार से त्रास दिए, कभी पहाड़ से उठा फेंका दिया, कभी हाथी के पैर से नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, कभी विष देने का प्रयास किया, लेकिन अंत में होलिका कहती है कि मेरे पास साधना से प्राप्त हुई एक ऐसा वस्त्र है कि जिसको मैं पहन के अग्नि में बैठ जाऊँ, अग्नि जलेगी नहीं। भगवान का प्रताप है, आशीर्वाद है। लेकिन सोचे, भगवान का आशीर्वाद, प्रहलाद को लेके बैठूंगी, प्रहलाद जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगी। और जब बैठती है उस अग्नि के अंदर, उस आव के अंदर जाके स्वयं बैठ जाती हैं, तो भगवान का चमत्कार देखें कि वो जो साक्षात भगवान का अमृत उसको प्राप्त था, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था कि जिसको चद्दर को ओढ़कर वो बैठी थी, जिस मंत्र को जप करती हुई बैठी थी, उसका प्रभाव उसके लिए नेगेटिव हो गया और प्रहलाद वहां जाकर बच गए। वो साक्षात दिखाता है। और अगले दिन जब प्रहलाद बच के निकले तो लोगों ने भस्म से होली खेली। वही वास्तविक होली है। आज सिंथेटिक रंगों का उपयोग करते हुए लोग अनेक प्रकार से वो उपयोग कर लेते हैं, कोई रंग ला रहा है, कोई कुछ और ला रहा है, किस प्रकार से, लेकिन वास्तविक होली वही है जो उस भस्म से खेली जाए। तो अगले दिन सुबह जाकर जहाँ होली जलाई जाती है वहाँ टीका अवश्य उस भस्म का लगाकर अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। कहा जाता है कैसी अलाएं बलाएं हों, भगवान की कृपा से उन सबको ठीक होने का योग बन जाता है। इस बात ध्यान रखिएगा, होली जलाने का जो मुहूर्त है वो करीब करीब रात्रि में, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से करीब रात्रि में 11:30 के बजे के बाद ही बनेगा, क्योंकि करीब करीब 11:29 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 11:29 के बाद ही होली का जो भद्रा के अंतकाल होने के बाद ही होली जलाई जानी चाहिए। लेकिन आज तो होली जलाने का मतलब केवल अग्नि को जलाना ही हो जाता है, कैंप फायर के तौर में लोग उपस्थित कर देते हैं। ना ना ना,
इस अग्नि के द्वारा ही आप बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने अपनी राशि के अनुसार से जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं उसके द्वारा आप कर ले वो छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टोटके कि छोटी छोटी चीज़ें अग्नि में उपस्थित कर कर अपनी अलाएँ बलाएँ पूरे साल में किए हुए नेगेटिव जो एनर्जी है उन सबको उस यज्ञ की अग्नि में आप भस्म कर सकते हैं। अग्नि ही है तो उसमें विभिन्न तौर पे वो अग्नि जो में सामग्री उपस्थित की जाती है वो उसी प्रकार से समझाती है। इसके साथ साथ होलिका का पूजन का समय जो रहेगा वो करीब करीब सुबह 10:30 से पहले ही रहेगा, क्योंकि 10:30 बजे के आसपास से वो 10:35 पर दिल्ली के पंचांग के अनुसार से बात करें तो होलिका जो भद्रा है वो आरंभ हो जाएगा। तो होलिका का पूजन जो हो वो 10:35 से पहले पहले कर ले, और रात्रि में जब होली जले तो करीब करीब 11:29 पे भद्रा खत्म होगी दिल्ली में, और उसके बाद ही होलिका जलाने का विधान शास्त्र में बताया गया। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो वृश्चिक राशि वालों, आपने सुंदर रूप से इस प्रकार का महत्व समझा ही। जो पुनः उपाय बता देते हैं, आपको समझा देते हैं, भूल गए होंगे। गुड़ की छोटी सी डली चमत्कार कर देगी, आपकी अलाएं बलाएं हर लेगी। होलिका की अग्नि में इसको अपने सिर से वार कर अर्पित कर दीजिएगा। ये बहुत सुंदर योग है, अवश्य लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन घर में प्रयोग मत करना ये वाला। कई लोग तथाकथित तौर पर ज़्यादा विद्वान होते हैं और कई बार तो उन्होंने ऐसे रोग बता दिए। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, एक से एक उद्भट विद्वान हमारे यहाँ और सोशल मीडिया पे उपस्थित हैं। उनके ज्ञान की क्या पारावार है। कहते हैं भैया अपनी घर की गैस के ऊपर ही बाहर चला, घर में गैस में चला दो, वो नेगेटिव एनर्जी रहेगी क्या, फिर घर में ही घूमेगी, फिर क्या फ़ायदा उसका। घर के बाहर जाके उपाय करने का प्रयास करना वो अच्छा रहेगा। ये टोटके हैं, बिल्कुल करना चाहिए। इस दिन नवान्न अन्न भक्षण का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संस्कृति में किसान जो होते हैं अपनी फसल भगवान अग्निदेव को अर्पित करते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति है, चमत्कारी संस्कृति है, लाभ इसका लेना चाहिए। 14 तारीख शुक्रवार का अवसर, होली आप सबको बहुत शुभ हो। रंग खेलने का अवसर है, महारंग है, पूर्णिमा की सुबह उदय तिथि है, चंद्रमा का जन्मदिवस है। जी हाँ, चंद्रदेव जिनको हम देखते हैं नित्यपति, उनका जन्मदिवस है। अनसुईया के गर्भ से इस दिन जन्म लिया उन्होंने। तो कहा जाता है भगवान चंद्रदेव को इस दिन पूर्णिमा के दिन उनको अर्घ देना चाहिए। थोड़ा शंख में जल लेकर, दूध लेकर ओम चंद्रमसे नमः, ओम शांग श्रीं शौं चंद्रमसे नमः, इसके द्वारा उनका अभिषेक करना चाहिए। और साथ साथ इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप देखें तो आपकी राशि में विशेष तौर पर गजकेसरी योग बनकर निर्माण हो गया है और ये बहुत शुभ है आपके लिए। बृहस्पति से दृष्ट होगा, सप्तम भाव में बैठे बृहस्पति लाभ वाले भाव में चंद्रमा को देखकर सुंदर रूप से 3-4 दिन के लिए तो बहुत अच्छा योग बन रहा है आपके लिए। लाभ के योग अच्छे से मार्ग खुलते दिखाई दे रहे हैं। इसका उपयोग आनंद भाव से कीजिए, समय का उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। होली का सुंदर पर्व है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए शाम जो है वो भी कहीं ना कहीं से नए रास्ते बनाती दिखाई देगी। ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी से आपके लिए आने वाले के योग बना रही हैं। होली भी आनंद से खेलें। बहुत सारे लोग क्या होते हैं होली दरिद्रता से खेलते हैं, तो दरिद्रता ही घर में आएगी। साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनने का प्रयास करें, नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि पुराने कपड़े निकाल के लाएंगे होली खेलने के लिए। अरे महालक्ष्मी का पर्व है, पूर्णिमा है, भगवान का सुंदर उपासना करने का प्रयास। पहली होली भगवान के साथ ही खेलो। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हम समझाएं आपको तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा थोड़ा सा मीठा जल लेकर, जल में मीठा डालकर, थोड़ा सा अष्टगंध इत्यादि डालकर, सुंदर रूप चंदन इत्यादि डालकर भगवान के ऊपर उस जल को अर्पित करें। लाल पुष्प भगवान को अर्पित करें। गुलाब के फूलों से होली खेलने का प्रयास करें, सुंदर रूप से खेलने का प्रयास करें और ये होली आपके लिए बड़ी कल्याणकारी रह सकती है। तो इस प्रकार से होली खेलना आपके लिए सब प्रकार शुभ है। एक बात और ध्यान रखें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बता रहे हैं हम आपको, इस दिन अशोक व्रत है। आपकी राशि कहती है मिट्टी से होली खेलो। अशोक व्रत विष्णु धर्मोत्तर एक ग्रंथ है, उसके अंदर कहा गया है कि इस दिन फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पे यदि आप मिट्टी में जल में मिट्टी मिलाकर उससे स्नान करते हैं और थोड़ी देर अशोक के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो कहा जाता है कि आपकी एंजाइटी, वरीज, जो जितने की मेंटल स्ट्रेस, वो उस ग्रह के प्रभाव को ठीक करने के लिए सुंदर काम करता है। और हम तो दिल्ली में प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर चलाते ही हैं, BNYS डॉक्टर हूँ, तो मैंने देखा बिल्कुल बहुत सारे पेशेंट आते हैं। मड थेरेपी एक अपने आप में थेरेपी है, लेकिन हमें मनोमस्तिष्क में डाल दिया गया अरे मिट्टी से होली खेलने वाले तो अनपढ़ गंवार होते हैं। अरे भाई अनपढ़ गंवार नहीं होते, शास्त्र प्रमाण दे रहा है और उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट है। मड थेरेपी आज बाबा रामदेव भी करा रहे हैं। लोग हज़ारों रुपये खर्च करके अपने चीज़ों को अपना रहे हैं, तो आप सोचें कि मिट्टी की होली कहीं गलत नहीं है। कुछ लोगों ने आपके मन में भ्रांति डालने का प्रयास किया, उसको हटा दीजिए। 15 तारीख शनिवार का अवसर, चैत्र का महीना आरंभ हो रहा है। वर्ष के अंतिम संवत के अंतिम 15 दिन आरंभ हो रहे हैं। बुध इस दिन वक्री होने जा रहा है।
बुध आपके बुद्धि भाव में बैठे हैं कमज़ोर अवस्था में, और वो वक्री हो जाएंगे तो बुद्धि और ज़्यादा आपको नेगेटिव तरफ ले जा सकती है। पॉजिटिव रखिएगा, उस स्थिति को, बुद्धि को ऊर्ध्वगामी बनाए, बात का ध्यान रखें। श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें। शनिवार का अवसर है और शनि वैसे ही अस्त चल रहे हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप कोशिश करें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। कहा गया है ना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शतबार पाठ पढ़ जो ही छोटे बंद महासुख कोई। तो इसको अपनाइए। बुध नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। बुद्धि थोड़ी सी गलत सीधी तरफ चलने के बजाय उल्टी तरफ चल सकती है। 16 तारीख रविवार का अवसर, आश्रम पे यज्ञ भी होता है इस दिन। नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन करेंगे, उसमें आप भाग ले सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो इस दिन राहु महाराज बृहस्पति के घर में बैठकर बृहस्पति के ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे चतुर्थ चरण में। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, राहु का बृहस्पति का संबंध बिल्कुल ठीक नहीं है। बुद्धि में बैठे हुए राहु कहीं ना कहीं और ज़्यादा वहाँ चंडाल चौकड़ी लग गई है ग्रहों की। शनि महाराज जो है अस्त चल रहे हैं, शुक्र भी अस्त चल रहे हैं, होने वाले हैं, बुध अस्त हो ही गए हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव है। बुध अगले दिन नेगेटिव होंगे, वो अस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा उपाय करने की ज़रूरत है। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः। आश्रम में हमने राहु ग्रह शांति महायज्ञ रखा है, उस दिन इस मंत्र की 108 आहुतियाँ कराई जाएंगी। आप अवश्य करें, घर में बैठ के भी कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पे जाकर लाइव देख सकते हैं, यज्ञ में भाग लेकर यज्ञ भाव को मंत्रों को सुन सकते हैं। उसे कहीं ना कहीं नेगेटिव योग हटेगा बिल्कुल। सर्वार्थ सिद्ध योग है, नए कार्य आरंभ करने के लिए मुहूर्त बन रहा है। कुलाष्टक समाप्त होने के बाद पहला मुहूर्त है, इसका लाभ ले सकते हैं नए कार्य आरंभ करने के लिए। 17 तारीख सोमवार का दिन है, तृतीया तिथि है इस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुध अस्त होने जा रहे हैं, साथ साथ भद्रा का योग पूरे दिन विद्यमान रहेगा। तो ऐसे में जो बुध के अस्त होने से थोड़ा सा ग्रहों का प्रभाव जो है ऐसे में विश्व के दृष्टिकोण से थोड़ा भारी दिखाई देता है। कोई भी कार्य आरंभ करते हुए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ऐसे में सानिध्य लें, किसी अच्छे से विचार, हर कार्य को विचार करने के बाद करें। जल्दबाजी जिद में अड़कर कोई न कार्य करें। इस राशि में दृष्टिकोण से इस वक्त क्या है कि बृहस्पति कहीं ना कहीं कोई उत्पात मचाने को तैयार बैठे हैं और हल्की सी गलती भारी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अच्छा है कि इस दिन गणेश जी का सुंदर स्तवन करें। आपके चंद्रमा परिवर्तन करके 12वें भाव में पहुंच गए हैं, ये जुर्माना नुकसान करा सकते हैं। रूल्स को फॉलो करते हुए कार्य करें। कहीं बाहर तैयार खड़ा हो सकता है, साथ में हाइट देकर, रास्ता देकर, आ जाओ भाई साहब, तो लाल बत्ती जंप करके आए हो, साइड में पकड़ लिए जा सकते हो। तो इसलिए रूल्स का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में उपाय के तौर पर बुद्धि के देवता गणेश जी का सुंदर स्तवन करें। गणेश चतुर्थी है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, उनका अभिषेक करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। देखिए, मंगल और चतुर्थी अंगारक चतुर्थी बन गई, और आने वाले टाइम में मंगल होने जा रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो है नेगेटिव, भाग्य में जाके बैठेंगे और 2 महीने, कम से कम 2.5 महीने नेगेटिव रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है, मंगल का उपाय कर लीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस समय में इस दिन अंगारक चतुर्थी के शुभ योग पर रखा है सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चोला। अवश्य आपको उसमें भाग लेना चाहिए और सुंदरकांड का पाठ श्रवण करना चाहिए। खुद भी घर में बैठ के करेंगे तब भी अच्छा रहेगा। हमारे आश्रम में जो कार्यक्रम रहता है, भंडारा भी रहेगा, सब कार्यक्रम रहेगा, तो आप उसका लाभ लीजिए अवश्य भगवान की कृपा से। ये सब उपाय शास्त्र में वर्णित हैं और देवयोग से ज्योतिष ने इसी का लाभ लिया है। कोई ग्रह खराब होने वाला था, उससे पहले भगवान रास्ता दे देते हैं। देखिए, अंगारक चतुर्थी का योग बना दिया, नहीं बना दिया। अंगारक चतुर्थी किस लिए की जाती है? मंगल के तमाम दोषों को हरने के लिए। मंगल क्या दोष होने वाला है? मंगल होने वाले नीच के। इस वक्त नीचाभिलाषी चल रहे हैं और आपके भाग्य में जाकर नीचे हो जाएंगे। भाग्य को सपोर्ट करने के बजाय भाग्य थोड़ी स्थिति खराब करेगा। और ऐसे में ग्रहों का स्थिति देखिए, शनि महाराज अस्त हो गए। शनि महाराज सूर्य के साथ, बृहस्पति राहु की और सूर्य की युति, राहु के कारण से बुध अस्त और शुक्र अस्त। तो इन सब के दृष्टिकोण से ये सब उपाय जो आपको बताए जा रहे हैं अवश्य करना चाहिए। 19 तारीख का दिन बुधवार का पंचमी तिथि है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं सुबह हल्की होते होते शाम को, दोपहर आते आते कहीं ना कहीं लाभ का रास्ता बन सकता है। बृहस्पति के सम्मुख आके चंद्रमा बैठ जाएंगे, आपकी राशि में विराजमान हो जाएंगे चंद्रमा 2 बजे के आसपास। ये आपके लिए एक अच्छा मोटिवेशन समय रहेगा। लेकिन शुक्र उस दिन अस्त हो जाएंगे। उच्च के शुक्र आपके पंचम भाव में बैठकर जो बहुत सारी चीज़ों को आपको 2-3 महीनों से सपोर्ट कर रहे थे, वो भी अस्त होने जा रहे हैं। गौ पूजन करना चाहिए और विशेष तौर पर गणेश जी का स्तवन करना चाहिए। इस दिन श्रीरंग पंचमी है
भगवान कृष्ण का पूजन करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बना हुआ है आपके लिए। ये कई मामलों में आपकी रक्षा करने के, नेगेटिव होते हुए भी ग्रहों का प्रभाव आपके लिए ये कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है। बस मन को साध लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा जब नीच के हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सत्य में दिक्कत आती है। दूध का दान करें, खीर का भोग लगाएं, कल्याण होगा। तो ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी, और दिन पर दिन किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा वो हमने आपके समक्ष आपकी राशि के अनुसार से पूरा विवेचना उपस्थित करी, और उसके अनुसार से आप उसका लाभ उठाने का प्रयास अवश्य कीजिए। लेकिन ये ओवरऑल जो ग्रहों की गणना है, वास्तविक तौर पर ये समझें कि ये ग्रहों की गणना जो है हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम समझें कि आपकी जो राशि है वो एक विशेष तौर पर तो 2.5 दिन में एक बार बदलती है, लेकिन हर घंटे 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। लेकिन ये ज्योतिष की विवेचना का अवसर है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें देखने पड़ता है कि कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो रही है। लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, ज्योतिष के दृष्टिकोण से केवल एक ही चार्ट नहीं है कि जिसको हम कहें कि भाई इसी के द्वारा सब कुछ निर्धारित हो जाता है। हजारों प्रकार के चार्ट बनते हैं। ये ज्योतिषी अपने अनुभव से वो व्यक्ति को देखकर बताता है कि आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके कौन से लग्न, कौन से ग्रह, कौन से अनुसार किस प्रकार से योग बनाने वाले हैं। चाहे वो आत्मकारक ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में, अमात्य कारक ग्रह कौन सा है, कारकांश ग्रह किस प्रकार से कारक ग्रह कर रहा है, लग्न पद, उपपद, यानी ज्योतिष के अंदर माइन्यूटली अगर डिस्कस करने का हम प्रयास करें तो इतना ज़्यादा वृहद वर्णन ज्योतिष का शास्त्रों के अंतर से किया गया है। लेकिन हम जो जनरल तौर पर हम बात कर रहे होते हैं तो हमको केवल एक ही जन्मांगम चार्ट ही दिखता है, लेकिन उसके अनुसार से चंद्र कुंडली साइड में बनी होती है जिसको राशि के अनुसार से बनाया जाता है, और राशि के अनुसार से हम आपके समक्ष वार्तालाप उपस्थित करते हैं। तो आपकी लग्न कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, उसके अनुसार से यदि आप दोनों चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको बिल्कुल सही रूप समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में घटनाएं, कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही सकते हैं। गोचर का मतलब है आज की तारीख में ग्रह कहाँ किस प्रकार से चल रहे हैं, और वो हम उनको राशि के अनुसार से बांटकर, लग्न के अनुसार से बांटकर हम प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि गणनाएं किस प्रकार से जा रही हैं। फिर ये एक अलग विषय बन जाता है कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में दशाएं किस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की अवस्था है वो कितने ताकत में बैठी हैं या निस्तेज होकर बैठे हैं, जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव कितना होगा। व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, क्या वास्तविक तौर पे उसके अंदर वो ग्रह में ताकत है। आपका ग्रह उच्च का दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर कमज़ोर हो गया, शीर्णस्थ हो गया, या कुंडली में एक ताकत में ग्रह नहीं दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर षोडश वर्ग के अंदर जाकर अच्छे से ताकत में आ गया है, तो वो ग्रहों की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। फिर ग्रहों की स्थिति ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस अवस्था में वो ग्रह हैं, आपकी जन्मपत्री में जो ग्रह है। एक बड़ा विशेष विवेचना है वो हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। हमारे पिताजी के पास एक बहुत कभी कभी ऐसे केस आते हैं। एक व्यक्ति आया जन्मपत्री दिखाने के लिए, और जन्मपत्री देखने के बाद उसकी कुंडली में मृत्यु योग लिखा हुआ था, और वो आया भी उसी कारण से था कि किसी ज्योतिषी ने उसको बताया था कि तेरी कुंडली में मृत्यु योग है और इस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, हो जाएगी। जब वो पिताजी के पास जन्मपत्री दिखाने आया, हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोगों ने उस वक्त देखा तो मृत्यु योग साफ साफ बना हुआ है। लेकिन पिताजी ने उसको एक बात विशेष तौर पर बताई कि तेरी मृत्यु होगी भी और तू जिंदा भी रहेगा। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मृत्यु होगी भी, जिंदा रहेगा। तो पिताजी ने कहा कि देख, तेरी कुंडली के अंदर जो योग है वो विशेष तौर पर मृत्यु कारक योग तो है, लेकिन जो ग्रह है वो सपनादि अवस्था में है। यानी जो ग्रह की अवस्था है वो स्वप्न में है, ग्रह जागृत अवस्था में नहीं है, स्वप्न में अवस्था में है। तो तेरी मृत्यु सपने में लिखी है, प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं लिखी तेरी। और कालांतर में वो समय घटा और जब सामने आया तो व्यक्ति जीवित रहा, मृत्यु हुई, लेकिन सपने में कभी देखते हैं। लेकिन आप सपने में यदि कोई अनुभव करते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट होता हो सपने में देखता है, या कोई राज्याभिषेक होता देखता है, तो सब सोचे कि मनोभाव उसी प्रकार का होता है कि उतनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होती है कि ये गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये कुछ हो रहा है, चोट लगती है तो वैसे ही लगता है कि यार लग गई। तो वो स्थिति समझे, यानी वो ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से है। यानी ज्योतिष विज्ञान ने एक एक चीज़ को बड़े सुंदर रूप से अनुसंधान करके समझ के उन विवेचनाओं को उपस्थित किया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्योतिष में विवेचना करते हैं। 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स, और न्यूमरोलॉजी से ही लोगों के केवल नंबर को देख के ही बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, देखिए विज्ञान का भाग है ज्योतिष के अंतर्गत, लेकिन वो छोटे छोटे भाग हैं। लेकिन उससे ही लोगों को मतिभ्रम उत्पन्न करने के बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं।
तो ये इसको अच्छे से समझें। ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है जो प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार दिखा सकता है। हजारों लोगों के जीवन में उस चमत्कार को लोगों ने अनुभव किया है। बड़े बड़े विरले उद्भट प्रकार के विद्वान लोगों के जीवन में कभी ना कभी टकराए होंगे। तो इसलिए ज्योतिष का विज्ञान को अच्छे से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये हमने जो विवेचना ग्रहों की गणना आपके समक्ष उपस्थित करी, तो ये इस प्रकार से है कि आप उसके चीज़ों को समझकर, अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है इस वक्त ओवरऑल, तो आपने डेट वाइज तो समझा, लेकिन जो ये मार्च का मध्यकाल है ये बहुत विशेष रख रहा है संबंध। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कई उत्सव आएंगे, होलाष्टक चल ही रहे हैं, होली भी आने वाली है, उसके बाद संवत परिवर्तन का योग बनने वाला है। शनि महाराज सबसे महत्वपूर्ण है जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे इन सब ग्रहों की गणना के अनुसार से। क्योंकि इस वक्त जैसे सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने की योग बना रहे हैं, इसके साथ साथ शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, और साथ साथ वक्री भाव में भी ग्रहों की स्थिति बनेगी, बुध वक्री होने जा रहे हैं, और साथ साथ हम देखें कि राहु महाराज भी अपने ग्रह को परिवर्तन करने के जा रहे हैं, बुध अस्त होने के योग बना रहे हैं। और साथ साथ इन सब परिवर्तनों का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है, इन सबको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में यदि हम देखें कि शनि के परिवर्तन से पहले पहले बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वातावरण के लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग बना सकता है, भूस्खलन के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई देंगे इन सब ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। और बुध अस्त होने के कारण से कई राशि विशेष में कई सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। चीज़ों को बुध जो है वैसे ही कम से क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं और अस्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सही ज्ञान में सही समय पर सही रास्ते को अपनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो जो जो उपाय आपको बताए हैं उनको सही से करने का प्रयास करें, और इसके साथ साथ अपनी मूल जन्मपत्री को अवश्य समझाकर, अच्छे योग्य ज्योतिषियों को दिखाकर उनसे विवेचना समय समय पर करती रहनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमें काल को, समय को, हमें विशेष तौर पर समय को समझने में सहायता मिल जाती है, और समय को समझ जाते हैं तो आने वाले भविष्य को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को समझकर, पूर्वाभास लेकर हम उन जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, आने वाले सुख को आनंद के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समय समय पर समझते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और तथाकथित तौर पे हम आपके साथ तो वो लगातार जुड़े ही रहते हैं। आपके साथ प्रश्नों के समाधान भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अब तो हमने एक विशेष व्यवस्था बनाई है कि आश्रम पर हर पहले रविवार को एक विशेष तौर पर सेशन रखते हैं कि जिसके अंदर लोग आकर प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और उसमें हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फीस वगैरह देने में दिक्कत करते हैं। देखिए, आश्रम है, व्यवस्थाएं भी चलानी है, फीस रखनी जरूरी है, लेकिन जो लोग आश्रम के साथ बिल्कुल आप व्यवस्था में, यज्ञ में आना चाहते हैं, नहीं कोई है अभाव है भगवान की समस्या के कारण से, जीवन समस्या के कारण से, तो हम उसके लिए एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर कार्यक्रम रहेगा, पहले रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप आकर डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और आपके प्रश्न जो भी हों हम प्रयास करेंगे माँ भगवती की कृपा से उनका निदान अवश्य आपको दें। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के कोई ना कोई योग बने। और हमारा संस्थान दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, आप वहाँ पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। हाँ, फ़ोन पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। देखिए, फ़ोन पे तो बात करनी इतने सारे लोगों से बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह पे लगातार बहुत सारे कार्यक्रम और जुड़े रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश ये करें, स्वयं हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा पुराना आश्रम है और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा स्थापित किया गया ये शोध संस्थान। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। आप उसमें आए, आप देखिएगा, अब माँ भगवती के पास से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से 1947 में आया वो भी यहाँ प्रतिष्ठित है। यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है, गौशाला है, सबके आप लाभ लें, आपके जीवन में कल्याण होगा, परिवर्तन का योग बनेगा। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।